नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत है आज मध्यकाल की खास चर्चा है सरकार का श्री अन्न पर बोनस, किसानों की खुली किस्मत। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री अन्न को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम किसानों के लिए बड़ी सौगात साबित हो रहे हैं। सरकार की बोनस नीति से श्री अन्न की खेती करने वालों किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे पारंपरिक फसलों के साथ ही साथ मोटे अनाज की खेती के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। श्री अन्न की खेती कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देने वाली मानी जाती है। ऐसे में बोनस मिलने से किसानों का रुझान कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों की ओर बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री अन्न पर प्रोत्साहन राशि किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही साथ पोषण, सुरक्षा और बाजार में मिलेट्स की मांग को भी मजबूती देगी। सरकार का ये कदम किसान समृद्धि और पोषण सुरक्षा देने के लिए दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्यकाल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जिस अनाज को कभी गरीब किसान की थाली का हिस्सा माना जाता था, आज वही दुनिया के सुपर फूड की पहचान बन चुका है। कोदो, कुटकी, ज्वार और बाजरा जैसे श्रीअन्न अब किसानों की समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश इस बदलाव का नेतृत्व करने की तैयारी में है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 में प्रदेश सरकार श्री अन्न के उत्पादन बढ़ाने पर विशेष फोकस कर रही है। इसी उद्देश्य से मोहन यादव सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अलावा 1000 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके साथ ही श्री अन्न उत्पादक किसानों को 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक की नई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, अर्थात 1000 रुपए कुंटल की अलग से उनको धनराशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग इत्यादि वैल्यू चेन स्थापित की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार श्री अन्न उत्पादन को मिशन मोड में बढ़ावा दे रही है, ताकि किसानों की आय बढ़े और देश प्रदेश की पहचान मिलेट हब के रूप में मजबूत हो। इसलिए श्री अन्न को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल किया गया है। श्री अन्न पर समर्थन मूल्य: ज्वार हाइब्रिड एमएसपी 4023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा एमएसपी 2625 रुपए प्रति क्विंटल, रागी एमएसपी 4290 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का एमएसपी 2225 रुपए प्रति क्विंटल, कोदो एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कुटकी एमएसपी 3500 रुपए प्रति क्विंटल। खरीफ की फसल में हम कोदो कुटकी उगाते हैं। प्रति एकड़ में 3 से 4 क्विंटल होता है। 2500 कोदो है और मंडी भाव है 2200 से 2500 और 1000 उसका बोनस है। मैं 2 से लेकर 3 एकड़ तक में काश्तकारी करता हूँ और कुटकी का जो है 3500 रुपया और 1000 रुपये बोनस है। 4000 से लेकर 4500 रुपया मंडी में बेचते हैं। इस मोदी की योजना में हम लोग प्रसन्न हैं। कोदो कुटकी 1 एकड़ में कितना हो जाता है? 4-5-6 क्विंटल। कोदो का 2500, 1000 बोनस देने का बात हो रहा है। लगभग मैं 5-7 एकड़ में काश्तकारी करता हूँ, जिसमें से मैं 3-4 एकड़ में जो है कोदो कुटकी का खेती करता हूँ। कुटकी का रेट है सर अपना वही 3500 और बोनस मिल रहा है 1000 सरकार की तरफ से। वो थोड़ा बढ़िया, मोदी सरकार के ये काम से बहुत प्रसन्न है हम लोग। और अपन जो है कुटकी को जो है मंडी में बेच रहे हैं, तो 4000 से 4500 रुपये अपन को कैश मिल जाता है। प्रदेश में फिलहाल श्री अन्न की खेती मुख्य रूप से लगभग 16 जिलों में की जाती है, लेकिन सरकारी प्रोत्साहन योजना के जरिए इसका विस्तार सभी 55 जिलों तक किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना तो है ही, प्रदेश को श्री अन्न उत्पादक राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर लाना भी है।
देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का श्री अन्न पर बोनस के ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है किसानों को, और ये जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इससे कितना लाभ यहाँ पर मिलने वाला है और किसानों की कितनी किस्मत खुल गई है, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनसे परिचय करा देते हैं। किसान संघ के प्रांत महामंत्री भारत सिंह बैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भारत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मोहनलाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत भारत सिंह जी आपके साथ करना चाहेंगे। कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, किसान संघ इसे कितनी बड़ी सफलता, कितना बड़ा बदलाव मानता है? सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है मोटे अनाज को प्रमोट करना। और चूंकि सोयाबीन क्षेत्र में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, तो रागी, मक्का और ज्वार के जो सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि सोयाबीन की खेती अभी नुकसान दे रही किसानों को लगातार हर वर्ष प्राकृतिक आपदा और ये आने के कारण से। तो दूसरा किसानों को फायदा होने वाला, साथ ही लोगों को एक अच्छा अन्न खाने को मिलेगा, एक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक, ये सब चीजें ठीक रहने वाली है। इसलिए सरकार का ये निर्णय उचित है। 1,000 रुपये कुंटल सरकार अलग से बोनस दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ से अधिक राशि आज वन क्लिक के माध्यम से डाली है, तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है और सरकार का फैसला स्वागत योग्य। बिल्कुल। मोहनलाल जी, श्री अन्न को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, बोनस और प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जा रही है, कृषि नीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये कदम सरकार द्वारा जो उठाया जा रहा है किसानों के लिए? नमस्कार जी। जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। वर्तमान में देखें, अभी मानसून कुछ और ही कह रहा है, बारिश कब होगी किसान को इंतजार है। पानी कभी कभी इतना बरसता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, कभी सूखा पड़ता है तो पानी के बूंद बूंद को तरसता है किसान। तो ऐसे में हमें फसल भी वही लेनी पड़ेगी जो सूखे में भी काम करे, गीले में भी काम करे। मोटा अनाज, जहां तक बात है, मोटा अनाज कम पानी में भी उपजाऊ अपने लिए माहौल बना लेता है, तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हम सभी जानते हैं गेहूं दरअसल मूल उपज नहीं है भारत की, गेहूं आयातित फसल है। हमारे किसी आपको पुरातन ग्रंथ में, कहीं भी शास्त्र में गेहूं का वर्णन तक नहीं मिलेगा। अब चूंकि पेट भरने वाली बात थी और एक समय ऐसा था 80 दशक में जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग गेहूं आयात किया करते थे। ये धन्यवाद है किसान प्रजाति का कि उसने हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं की उपज बढ़ाई, लेकिन आज ये गेहूं हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है क्या? किसान सोयाबीन, गेहूं, इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का फसलें और हैं, यहाँ तक वो सीमित रह गया है। क्षेत्र विशेषों में धान अच्छी हो जाती है जहाँ पानी की बाहुल्यता है। तो कुल मिला के मोटे अनाज की तरफ ध्यान जो सरकार खींच रही है, एक तो इसलिए खींच रही है कि फसल में एक कहना चाहिए वो आना चाहिए, आपके भिन्नता आना चाहिए फसल में। हम एक फसल पर निर्भर ना रहें, भिन्न भिन्न फसलें हो, भिन्न भिन्न जलवायु से वो सिंचित होती हो, भिन्न प्रकार का उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता हो, तो उस हिसाब से ये होगा कि एक फसल कहीं पक रही है, एक कट रही होगी, एक की बुआई हो रही होगी, तो एक चक्र चलना चाहिए फसलों का। दूसरी बात, जियो टैगिंग पे सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और मोटे अनाज पे बहुत अच्छी तादाद में जियो टैगिंग मिली है, इससे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। अब बात जहां तक रह गई सम्मान निधि जो किसानों की वो है, इधर आपका एमएसपी पे अतिरिक्त 1,000 रुपया ये हो गया प्रोत्साहन, आपका ये प्रति हेक्टेयर लगभग 3900 रुपया वो मिल रहा है। तो ठीक है, किसान के लिए एक राशि पर्याप्त ना सही, लेकिन कम भी नहीं है। और इस अगर ट्रेंड पे ये सरकार चलती है तो आने वाले समय में हम ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश केंद्र में एक अच्छा अपना दबदबा कृषि के मामले बनाए रख पाएगा। बिल्कुल। देखिए भारत सिंह जी, प्रति हेक्टेयर यहाँ पर जो राशि दी जा रही है और उसके बाद एमएसपी की अतिरिक्त राशि यहाँ पर दी जा रही है, श्री अन्न को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या लगता है ये बोनस और प्रोत्साहन राशि से किसानों का जो रुझान है वो गेहूं, धान जैसे पारंपरिक जो फसलों से हटाकर श्री अन्न की खेती की ओर बढ़ रहा है, और इससे आय भी जो है उसमें भी क्या वृद्धि होगी? क्या किसान यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट है? देखिए साक्षी जी की सर्वप्रथम हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो किसान है जी, जो झाबुआ है, राजपुर है, अपने बड़वानी है, रतलाम है, इन जिलों के किसानों को, साथ ही आप चले जाएं उधर छिंदवाड़ा है, जितने भी जनजातीय क्षेत्र के किसान हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा इसका मिलने वाला है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में कोदो, कुट्टी और मक्का ज्यादातर, ये तीनों फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा में वो लोग उगाते हैं। वहाँ पानी की कमी है
और संसाधनों की कमी होने के कारण भी उन लोगों को दूसरी फसल नहीं कर पाते, तो उसका फायदा सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्र के किसानों को भी मिलने वाला है। साथ ही जो अपने मध्य भारत या मालवा के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग सोयाबीन करते हैं, लगातार सोयाबीन प्राकृतिक आपदाओं के कारण खत्म हो जाती है, उन किसानों को ज्वार और जो मक्का की फसल है ये बहुत मील का पत्थर साबित होने वाली है। क्योंकि आप देखेंगे सोयाबीन लगातार किसान सोयाबीन को लेकर आंदोलन करते थे, मुआवजा और बीमा को लेकर, तो ये प्राकृतिक आपदाओं से और कम पानी की फसलें हैं, इसका फायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। सरकार इसको यदि प्रमोट कर रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इस कृषि वर्ष में किसानों की काफी चिंता की है और इसका फायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला है। ये इसको लेकर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद भी है, पर साथ ही इसके खरीदी की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। उत्पादन किसान करता है पर खरीदी ठीक से नहीं हो पाती है, तो जितने भी बड़े अनाज है हमारे, इनको खरीदी की व्यवस्था सरकार करे, या तो समर्थन मूल्य पे करे या इसके लिए कोई बाजार उपलब्ध किसानों को कराए जहाँ अच्छे भाव किसानों को मिले, तभी किसान इसमें आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। मोहनलाल जी, देखिए, कोई एक अच्छा कदम होता है तो साथ ही साथ चैलेंजेस भी होते हैं। कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली ये फसल इसको माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जैसे जल संवर्धन, जल संरक्षण को लेकर जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है उसमें भी कहीं ना कहीं फायदेमंद यहाँ पर ये चीज़ साबित होने वाली, ये जो फैसला लिया गया है। और उसके बाद जनजातीय क्षेत्र के किसानों को तो मिलेगा ही मिलेगा फायदा, लेकिन जो फिर अपर क्लास के जो किसान होते हैं उनको भी उतना ही फायदा यहाँ पर मिलेगा, या और भी कुछ चैलेंजेस इसमें देख रहे हैं? साक्षी जी, बड़े किसान को लेकर इतना विवाद का मुद्दा कहीं है भी नहीं। बड़ा किसान सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसे न जनजाति से मतलब है और न उसे जनमानस से मतलब है। वो इतना रासायनिक खाद पिला रहा है जमीन को, इतना जहरीला भोजन परोस रहा है सबकी थाली में। और ये चूंकि भारत सिंह जी तो किसानों के नेता, इन्हें मालूम होगा कि ये किसान, मैं मतलब इनसे कोपित भी हूँ इनसे मैं, कि एक अपना इतना रकबा छोड़ के रखते हैं जहाँ ये अपने खुद के लिए गेहूं उगाते हैं। वो जैविक गेहूं होता है इनका, वो गाय की गोबर का गेहूं होता है। मतलब देखिए, एक इनका, इसे एक गंदा शब्द कहूँ, दोगलापन, कि अपने लिए अलग फसल पैदा कर रहे हैं ये और हमारे लिए अलग फसल पैदा कर रहे हैं। तो बड़ा किसान तो बिल्कुल अब वो कहना चाहिए मुनाफाखोर हो गया है। चिंता है छोटे किसान की। भारत सिंह जी कह रहे थे आदिवासी क्षेत्र का छोटा किसान है ये, जो वाकई में असली किसान है। उसको उसका जीवनोपार्जन का माध्यम सिर्फ कृषि ही है, या फिर जो जंगल से उसको महुआ उपलब्ध हो जाए, उससे बीड़ी पत्ता उपलब्ध हो जाए, या अन्न उपज है, ज्यादा कुछ हुआ तो सूखी लकड़ियां बेच के चूल्हा जला लेता है, या फिर उसके माध्यम से अपनी वो एक थोड़ी सी राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा कर लेता है। तो जो मोटा अनाज है दरअसल ये छोटे किसानों की उपज है, और यदि सरकार इनको प्रोटेक्शन देगी तो जो मोनोपोली बड़े किसानों की हो गई है, मैं एक आपकी बड़ी समस्या के ऊपर, आपने कहा बाजार चाहिए, ये बात बड़ी समस्या है, बाजार चाहिए। मैं फिर ध्यान दिलाता हूँ, 3 कृषि कानूनों में सरकार ने बाजार ही तो दिया था किसानों को कि आप मंडी पे अकेले निर्भर मत रहो। मंडी में दलाल, आड़तिया आपका मूल वो तय करते हैं, आप तो मूल अपना तय कर ही नहीं पा रहे। आप खुले बाजार में जाइए या फिर व्यापारी को अपने खेत पे बुलाइए, खलियान में बुलाइए, अपनी उपज दिखाइए, मंडी का जो कर है उसे ऐसे कटा लीजिए बस, और आप खलियान में फसल को तौल दो, और आपको पसंद नहीं आ रहा है वो व्यापारी तो उसको चलता कर दो। उससे क्या था कि सामने विकल्प बहुत सारे खुल गए थे। तो यही जो आड़ती या ये जो दलाल हैं, इन्होंने अपनी मोनोपोली को बचाए रखने के लिए पंजाब क्षेत्र का जो किसान आज रासायनिक खेती पे 100% डिपेंड हो गया है, जहरीली फसल दे रहा है, उसने ये बवंडर खड़ा किया और 3 कृषि कानून, अच्छे कानून थे, वो इन्होंने निरस्त करवा दिए। खैर, लड़ाई वही है, किसान की आय दोगुनी हो तो कौन सा किसान, जो गरीब किसान है। लेकिन मोहनलाल जी, इससे पहले भी जितनी भी किसानों के विषय पर जब चर्चा हुई है तो यही बात आ जाती है कि जो बड़े किसान है वो तो अपनी बात रख देते हैं और वो तो कहते हैं कि सारी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसाने वाली भी बात होती है। लेकिन उसकी जद में जो छोटे किसान आ जाते हैं, जो लाभ छोटे किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। जो छोटा किसान है साक्षी, छोटा किसान है वो ढाल है, मुद्दे छोटे किसानों के हैं, लाभ बड़ा किसान ले रहा है। वो क्या करता है, अपनी खेती को छोटे छोटे रकबों में बांट देता है। उसके यहाँ एक पट्टेदार है, वो उसके यहाँ बेचारा गिरवी रखा हुआ है, एक हरवाया है वो उसके यहाँ गिरवी रखा हुआ है, एक घर में काम करने वाला है उसके यहाँ गिरवी रखा हुआ है। उसकी जमीन को मिलाकर एक बड़ा रकबा इकट्ठा करके या उनकी जमीनों की गिरवी रख के एक बड़ा किसान जो लाभ ले रहा है वो छोटे किसान की आड़ नहीं ले रहा है।
और यही कारण है कि इस तरह की जो अब उपजों पे सरकार ने अपनी निगाह दौड़ाई है, ये उपजें छोटे किसान नहीं है। आप देखिए बड़ा किसान सोयाबीन पे जाता है, गेहूं पे जाता है, धान पे जाता है, वो इन छोटी चीजों पे नहीं आता। तो किसान की ये बात सरकार के ध्यान में आई है, तो सरकार ने क्या किया है, अब सीधा किसान की तरफ रुख कर दिया है अपना कि अब आप कोदो पे जाओ, कुटकी पे जाओ, बाजरा पे जाओ, ज्वार पे जाओ, मक्का पे जाओ, आप यहाँ जाओ, मोटा अनाज दो। अच्छा, ये वैरायटी के हिसाब से इनमें विटामिन मिनरल्स इतने अच्छे हैं, इसमें ये भारतीय जनमानस को रास आते हैं। ये तो एक तो हमारी थाली में अच्छा भोजन आएगा और किसान के अकाउंट में एक अच्छी आय जाएगी, और जब बाजार मिलेगा तो मुझे लगता है दाम और बढ़ेंगे। और मोहनलाल जी, ऐसा लगता है कि जैसे प्रोत्साहन भी कहीं ना कहीं सरकार दे रही है, तो किसानी के साथ साथ अब किसानों को और ज्यादा अपग्रेड होने की जरूरत है। वो भी थोड़ा व्यापारी अपना दिमाग लगाए और उस ओर वो भी आगे बढ़े, ताकि वो भी व्यापार कर सके किसानी के साथ साथ। एक चर्चा हुई थी, उसमें भी ये बात निकली थी कि अब किसानों को जो है उन्हें व्यापारी भी अब यहाँ पर बनना पड़ेगा, व्यवसाय की तरह भी एक देख सकते हैं अगर आपको लाभ भी कमाना है तो। हाँ, तो ये बात आ गई थी 3 किसान कानून के पहले सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण में ये बात आई थी कि किसान अपनी उपज को जब बोता है तो वो उसके प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ कितनी इसके यहाँ उसको संभावना है कि मैं इतना गेहूं, इतनी ज्वार, इतना बाजरा कर लूंगा, तो वो उसी समय बोवनी के समय कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता था व्यापारी से कि भाई मेरी इतनी फसल इसमें होगी, आप सौदा करते हो तो करो। तो उसमें क्या है कि उसको बीज भी मिलना था, उसको खाद भी मिलना था सामने से, और उसको नियत भाव भी मिलना था, भले ही वो फसल फिर लॉस में चली जाए। एक उसका बीमा का उसमें भी एक ऑप्शन खुला हुआ था। तो ये अच्छा, अब आगे व्यापारी की बात, तो ये बहुत सत्य है कि किसान बेचारा क्या है, वो बुआई, निदाई, गुड़ाई में और कटाई में इसमें उलझा रहता है। लेकिन हाँ, एक बड़ा कालखंड ऐसा है, किसान का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाता है, कोई काम नहीं उसके पास। तो मेरा ये सुझाव किसान वर्ग को है, उसे मार्केटिंग में स्वयं आना चाहिए। घर के 2 युवा लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, घर में ट्रैक्टर ट्रॉली इन पे होती है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली जीवन भर, मतलब कुछ दिन काम में आई, बस ये गेहूं ले गई खलियान से मंडी तक, तब काम आई थी, और जब बीज लाना हुआ, थोड़ा खाद लाना हुआ, तब ये काम में आई थी। इसके अलावा या रेता ढोती है या गिट्टी ये भसुआ ढोती है। तो अच्छा है मार्केटिंग में ट्रैक्टर ट्रॉली का ये उपयोग करें, और गेहूं डायरेक्ट टू होम, जब आप इस प्रणाली में जाएंगे, आप 10 रुपया प्रति किलो का अंतर तो इनकी इसमें फसल में आ जाएगा। 10 रुपया प्रति किलो, यानी 1000 रुपया प्रति बोरी। बिल्कुल। भारत सिंह जी, आपने पूरी प्रतिक्रिया मोहनलाल जी की सुनी, कितना सहमत है आप? और किसानों को बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केटिंग में आना चाहिए, क्या उससे और लाभ मिलेगा? क्या किसान संघ इस ओर ध्यान दे रहा है? और लगातार जो सरकार बोल रही है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, बढ़ाना है, तो इस प्रकार की जब योजना आती है, कोई भी नीति आती है, कोई भी सरकार का कदम होता है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि किसानों की आय बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है उसमें, या सहायक साबित हो रही है? देखिए, मोहनलाल जी अभी कह रहे थे कि छोटे और बड़े किसानों की तुलना कर रहे थे जी। मेरा ऐसा कहना है कि किसानों की कोई जात नहीं होती, किसान किसान होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। ये बात जरूर है कि अभी सरकार ने जो कोदो, कुट्टी और मोटे अनाज पे अनुदान देने की बात करी, इसका निश्चित रूप से छोटे किसानों को फायदा होने वाला है, एक बात। दूसरा, किसान कानून की जो बात आप कर रहे थे, किसान कानून आनन फानन में सरकार ने लागू किया था। सरकार ने किसी प्रकार से कोई किसान संगठनों ने सुझाव नहीं लिए, ना ही उस पर कोई स्ट्रिक्ट से समीक्षा हो पाई, और आनन फानन में वो किसान कानून लागू करे और किसानों का विरोध झेलना पड़ा, और सरकार को पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी को अपना फैसला वापस करना पड़ा। तो हमारा ऐसा कहना है कि यदि किसी प्रकार की योजना या कुछ भी आप लेके आते हैं, तो एक बार उसका विस्तार पूर्वक ठीक से सब लोगों के चर्चा होना चाहिए, सब लोगों के सुझाव आना चाहिए, उसके बाद ही किसी प्रकार की योजना सरकार को लागू करना चाहिए। क्योंकि किसान कानून में बहुत सारी विसंगतियां थी, वो जो उसके दुष्परिणाम आते, यदि आप पहले से उस पर सुझाव मांगते संगठनों को, ठीक है, अच्छी बात है, किसान कानून लाने के बाद सरकार किसानों का भला करना चाहती थी, पर उसमें बहुत नुकसान भी किसानों का था। ऐसा नहीं, ठीक है, हो सकता है कि बड़े किसानों ने विरोध करा या अन्य विचारधाराओं के लोगों ने विरोध किया होगा, ये बात सही है, पर उसकी समीक्षा सरकार को करना थी। भले किसान कानून वापस नहीं लेने थे सरकार को, एक बार सारे संगठनों से बुलाकर और सारे किसान समाज से उसके सुझाव मांगने थे, फिर किसान कानून लागू होना था। दूसरी बात, आपने कहा कि उसके लिए मार्केट मिलना चाहिए, बिल्कुल मार्केट मिलना चाहिए। जब तक बाजार सरकार किसानों को उपलब्ध नहीं कराएगी, इस प्रकार की फसलों को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप दे दिया आपने 1000 रुपए कुंटल, अच्छी बात है, पर इसके लिए आपको किसानों को बाजार उपलब्ध कराने पड़ेंगे, क्योंकि इन फसलों का उत्पादन कम आता है और लागत तो है ही से अपनी जगह पे, फिर पानी कमी, इसके कारण से उत्पादन भी प्रभावित होता है।
तो ये सब चीजों सरकार को विचार करना पड़ेगा कि किसानों के लिए कोई भी नीति आप बनाते हैं तो उसका ठीक से किसानों और किसान संगठनों से विचार करके, और जो किसान खेती के जानकार लोग हैं उन लोगों से विचार करके ही नीति बनाना चाहिए सरकार को। मतलब कहीं ना कहीं अभी सरकार और किसानों के बीच में अभी बेहतर समन्वय, अभी कम्युनिकेशन ठीक तरह से हो नहीं पा रहा है। आप इस बात से सहमत है? देखिए मेरा ऐसा कहना है कि सरकार लाभकारी फसल का 2 गुना भाव दिलवाने और लाभकारी मूल्य दिलाने की बात कर रही है। अभी आप फसलों के मार्केट में रेट उठा के दे सकते हैं कि किसानों को कितना फायदा हो रहा है। खाद के भाव कितने बढ़े हुए हैं, डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, मजदूरी बढ़ी हुई है, इधर बीज के भाव बढ़े हुए हैं। ऐसे सब चीजों पर विचार लगातार आप ऐसा नहीं 5 साल पुराने आंकड़े उठा के आप बात करोगे कि हमने किसानों को लाभकारी मूल्य दे दिया, वो संभव नहीं। अगले उस 5 साल के बीच में जो महंगाई बढ़ी उसको भी आपको जोड़ के बात करना पड़ेगी। और किसान के पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, उसकी मजदूरी, उसका पालन पोषण, उसके परिवार का, उसकी खेती बाड़ी का जितना भी कीमत, उसका ब्याज व्याज सब चीजें जोड़ के लाभकारी मूल्य सरकार ने तय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपए बढ़ा दिए और बहुत वाहवाही लूटने के लिए सरकार ढिंडोरा पीटती रहती है। तो ये सब चीजें, इस पे विचार करना चाहिए सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी अभी चीजें, कोई भी योजना आती है, कोई भी सकारात्मक कार्य होता है, खैर उसमें चुनौतियां भी होती है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करना बहुत जरूरी होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, श्री अन्न को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार का श्री अन्न पर बोनस है, इससे किसानों की किस्मत तो खुल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चुनौतियां हैं, जो भी चैलेंजेस है, उनको भी पार करना होगा। सरकार को उस ओर भी ध्यान देना होगा और बेहतर समन्वय बिठाना होगा किसानों और सरकार के बीच में, तो ही कोई भी योजना, कोई भी नीति जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा और हर किसान को, छोटे से बड़े किसान को उसका लाभ मिलेगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।